नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जिसका नाम है राष्ट्र स्कोप। जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक दावा तेजी से वायरल हो रहा है। दावा यह है कि इजराइल ने सीरिया में मौजूद तुर्की के एक सैन्य अड्डे को तबाह कर दिया है। तुर्की को पहले चेतावनी दी गई, तुर्की ने इजराइल को चुनौती दी और फिर इजरायली लड़ाकू विमानों ने 1.5 घंटे तक लगातार बमबारी करके पूरे बेस को मिट्टी में मिला दी। लेकिन असल कहानी इससे काफी अलग है। दोस्तों, इजराइल ने वास्तव में 18 अगस्त 2026 को सीरिया के उत्तर पश्चिमी हिस्से में मौजूद अबू अल दूर एयरबेस पर हवाई हमला किया। सीरियाई सरकारी मीडिया के मुताबिक इस हमले में करीब 8 हवाई हमले किए गए और रनवे तथा एयरबेस की कुछ सुविधाओं को निशाना बनाया गया। शुरुआती रिपोर्टों में किसी की मौत की जानकारी नहीं थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इजराइल ने इस एयरबेस पर हमला क्यों किया, और इसका सीधा संबंध है तुर्की और इजराइल के बीच सीरिया को लेकर बढ़ती रणनीतिक टक्कर से। पहले समझिए अबू अल दूर इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दोस्तों, अबू अल दूर एयरबेस सीरिया के इदलिब इलाके में है और तुर्की की सीमा से लगभग 70 किलोमीटर दूर बताया गया। यह कोई नया और पूरी तरह सक्रिय आधुनिक तुर्की एयरबेस नहीं था। यह एयरबेस सीरियाई गृह युद्ध के दौरान लंबे समय से निष्क्रिय पड़ा हुआ था, लेकिन हाल के महीनों में यहाँ गतिविधियां बढ़ी और एयरबेस को दोबारा इस्तेमाल करने की दिशा में काम हो रहा था। यहीं से इजराइल का चिंता शुरू हुई। क्यों? क्योंकि सीरिया में अब सत्ता का समीकरण बदल चुका है। बशर अल असद का शासन खत्म हो चुका है और नई सीरियाई सरकार के साथ तुर्की के संबंध काफी मजबूत है। तुर्की सीरिया की नई सरकार के साथ सैन्य और सुरक्षा सहयोग बढ़ा रहा है और दूसरी तरफ इजराइल भी सीरिया में अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद आक्रामक नीति अपना रहा है। यानी एक ही जमीन पर तुर्की का प्रभाव बढ़ रहा है और इजराइल उसे अपने लिए संभावित खतरे के रूप में देख रहा है। दोस्तों, इजराइल का क्या दावा है? इजराइल की तरफ से कहा गया है कि उसे ऐसे इंटेलिजेंस मिली है कि तुर्की सीरिया के इस एयरबेस पर अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया है कि वहां तुर्की की तरफ से रडार, एयर डिफेंस सिस्टम्स और सैनिकों की तैनाती की योजना हो सकती है। इजराइल के नजरिए से समस्या यहीं पैदा होती है, क्योंकि अगर सीरिया के उत्तरी हिस्से में तुर्की की सैन्य क्षमता और एयर डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता है तो भविष्य में इजराइल की सीरिया में मिलिट्री ऑप्शन और फ्रीडम प्रभावित हो सकती है। इजराइल शायद यही संदेश देना चाहता है, सीरिया में तुर्की की सैन्य मौजूदगी दक्षिण की तरफ बढ़ेगी तो हम उसे स्वीकार नहीं करें, और इसी वजह से 18 अगस्त को अबू अल दूर पर हमला हुआ। इजराइल ने इसे एक तरफ की प्रिवेंटिव एक्शन के रूप में जस्टिफाई किया है, लेकिन कहानी सबसे बड़ा ट्विस्ट यहाँ आता है क्योंकि तुर्की ने इजराइल के इस दावे को खारिज कर दिया। तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इजरायली हमले में से पहले यहाँ हमले के समय अबू अल दूर एयरबेस पर कोई तुर्की सैन्य डेलीगेशन मौजूद नहीं था। यानी सोशल मीडिया पर जो कहानी चल रही है, तुर्की का पूरा सैन्य अड्डा वहां बना हुआ था और इजराइल की उसे बमों से उड़ा दिया, ऐसा कुछ नहीं। और यह बात बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एयरबेस सीरिया का था, तुर्की का नहीं। हाँ, तुर्की का संभावित मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट को लेकर इजराइल ने चिंता जताई थी, लेकिन यह कहना कि इजराइल ने तुर्की को एक ऑपरेशनली मिलिट्री बेस को पूरी तरह तबाह कर दिया, फिलहाल उपलब्ध रिपोर्टों में से साबित नहीं होता। अब इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है दोस्तों, अमेरिका के सीरिया और टर्की इन्वॉय टॉम बैरक ने बाद में कहा अमेरिका ने इजराइल द्वारा दी गई इंटेलिजेंस को जांचा। उन्होंने इस जांच की पूरी रिपोर्ट तैयार की और इसको अच्छे से जांचा। उनके मुताबिक अमेरिकी इंटेलिजेंस असेसमेंट में तुर्की की उस कथित डिप्लॉयमेंट की पुष्टि नहीं। बैराक ने कहा, यहाँ तक कहा कि संभव है कि इजरायली सेना, मोसाद और प्रधानमंत्री कार्यालय के बीच इंटेलिजेंस को लेकर कोई मिसकंसेप्शन या मिसकम्युनिकेशन हुआ। और उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका और तुर्की की इसी हमले की पहले से जानकारी नहीं दी गई। यानी कहानी अब सिर्फ इजराइल वर्सेस तुर्की नहीं रह जाती, इसमें अमेरिका भी इनडायरेक्टली महत्वपूर्ण प्लेयर बन चुका है, क्योंकि अमेरिका के एक तरफ इजराइल उसका बेहद महत्वपूर्ण एलाई है और दूसरी तरफ टर्की नेटो का सदस्य है और अमेरिका के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण देश है। तो फिर इजराइल ने हमला किया ही क्यों? यहाँ हम थोड़ा बड़ा जियोपॉलिटिकल पिक्चर समझना होगा। सीरिया इस समय मिडल ईस्ट की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक चेस बोर्ड में से एक है। एक तरफ तुर्की है और तुर्की चाहता है कि नए सीरियन गवर्नमेंट के साथ उसके सिक्योरिटी और मिलिट्री रिलेशन मजबूत हों। दूसरी तरफ इजराइल है। इजराइल नहीं चाहता कि उसके आसपास कोई ऐसा मिलिट्री पावर सेंटर बन जाए जो भविष्य में उसकी फ्रीडम ऑफ एक्शन को सीमित कर सके। और तीसरी तरफ अमेरिका है, जो सीरिया को लेकर अलग डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी चला रहा है और इजराइल तथा तुर्की दोनों के साथ अपने संबंध बनाए रखना चाहता है। यानी एक ही जगह और 3 अलग अलग स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट टकरा रहे हैं। दोस्तों, ध्यान रखिए, इजराइल और तुर्की दोनों रीजनल मिलिट्री पावर्स हैं। तुर्की के पास नेटो से मेंबरशिप है, उसकी सेना बड़ी है और उसके पास मजबूत एयरफोर्स, ड्रोन
मिसाइल और एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं। इसराइल की मिलिट्री कंपैरेटिवली छोटी है, लेकिन उसकी इंटेलिजेंस और एयर पावर, मिसाइल टेक्नोलॉजी और लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी बेहद एडवांस है। इसलिए इन दोनों के बीच डायरेक्ट वार कोई आसान मामला नहीं, और शायद इसी वजह से दोनों देश अभी डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन से बचते हुए सीरिया में अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अबू अल दहर स्ट्राइक ने एक चीज बिल्कुल साफ कर दी कि इसराइल टर्की के सीरियन मिलिट्री प्रेजेंस को लेकर बेहद गंभीर है। यह सवाल भारत में भी बहुत पूछा जाता है। बहुत लोग कहते हैं तुर्की नेटो में है, इसलिए कोई भी देश तुर्की पर हमला नहीं कर सकता। लेकिन नेटो आर्टिकल 5 को लेकर भी काफी मिसअंडरस्टैंडिंग है। आर्टिकल 5 को मतलब यह नहीं कि नेटो का कोई भी सदस्य दुनिया में कहीं भी कोई मिलिट्री एक्शन करे और उसके बाद उसके खिलाफ होने वाली हर कार्रवाई बाद नेटो देश ऑटोमेटिक वॉर में उतर जाएंगे। कलेक्टिव डिफेंस का सवाल अलग अलग परिस्थितियों और नेटो की पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग पर निर्भर करता है। इसलिए कि यह कहना कि तुर्की में नेटो में है इसलिए उसे कोई छू नहीं सकता, ये ओवर सिंप्लीफिकेशन है। लेकिन दूसरी तरफ यह कहना भी गलत होगा कि नेटो तुर्की के लिए बेकार है। तुर्की नेटो के लिए बेहद स्ट्रेटेजिक है। ब्लैक सी, मेडिटेरियन, मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच टर्की की जियोग्राफिक पोजीशन नेटो के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए तुर्की की नेटो मेंबरशिप एक वास्तविक स्ट्रेटेजिक एसेट है। और दोस्तों, अब आती है सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल बात। अबू अल दहर पर हमला सिर्फ एक एयरबेस पर हमला नहीं था, ये एक मैसेज भी था। इजराइल की तरफ से मैसेज यह है कि सीरिया में कोई भी ऐसे मिलिट्री डेवलपमेंट जिसे वे अपने लिए स्ट्रेटेजिक थ्रेट मानते हों, उसे टॉलरेट नहीं करेंगे। और टर्की की तरफ से मैसेज यह है कि सीरिया में उसके इंटरेस्ट और उसके एलाइज की सिक्योरिटी को लेकर अंकारा पीछे हटने वाला नहीं। यानी दोनों देशों के बीच कंपटीशन अब खुलकर सामने आ चुका है। अभी ऐसा कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि दोनों देशों के बीच डायरेक्ट वॉर का कॉस्ट बहुत बड़ा होगा। दोस्तों, अगर ये मान लें कि अगर इजराइल और तुर्की के बीच युद्ध होने वाला हो या होगा, तो उसमें दोनों के ही एसेट्स बहुत ज्यादा लग जाए। तुर्की नेटो का मेंबर है, इजराइल अमेरिका का प्रमुख सिक्योरिटी पार्टनर है, और दोनों देशों के बीच कन्फ्रंटेशन सिर्फ दो देशों का मामला नहीं होगा। इसमें अमेरिका, नेटो, सीरिया और पूरे मिडिल ईस्ट की रीजनल सिक्योरिटी प्रभावित हो सकती है। इसलिए अभी सबसे बड़ा ज्यादा संभावना यह है कि दोनों देश प्रॉक्सी इन्फ्लुएंस, डिप्लोमेसी, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस और लिमिटेड मिलिट्री प्रेशर के जरिए एक दूसरे को रोकने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि दोस्तों इस पूरी घटना में 3 बड़ी बातें सामने आती हैं। पहली, इजराइल ने 18 अगस्त को सीरिया के अबू अल दहर एयरबेस पर वास्तविक हवाई हमला किया। दूसरी, इजराइल ने इसे टर्किश मिलिट्री बिल्डअप को रोकने के लिए की गई कार्रवाई बताया, लेकिन टर्की और सीरियन गवर्नमेंट ने टर्किश परमानेंट डिप्लॉयमेंट के दावे को खारिज कर दिया। और तीसरे सबसे बड़ी महत्वपूर्ण, अमेरिका ऑफिशियल्स ने बाद में कहा कि उन्हें इजराइल इंटेलिजेंस में बताए गए टर्किश डिप्लॉयमेंट की पुष्टि नहीं। यानी इस कहानी में अभी भी कोई सवाल बाकी है। क्या इजराइल को वास्तव में टर्किश मिलिट्री बिल्डअप की क्रेडिबल इंटेलिजेंस मिली थी? क्या इंटेलिजेंस एजेंसीज के बीच मिसकम्युनिकेशन हुआ? क्या टर्की भविष्य में सीरिया में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सीरिया आने वाले समय में इजराइल और तुर्की के बीच डायरेक्ट स्ट्रेटेजिक कन्फ्रंटेशन का नया बैटलफील्ड बनने वाला है? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों और हफ्तों में मिडिल ईस्ट की दिशा तय कर सकते हैं, क्योंकि फिलहाल एक बात साफ है, इजराइल और तुर्की के बीच जो रिवलरी पहले पर्दे के पीछे थी, अब वह सीरिया के मैदान में खुलकर सामने दिखाई दे रही है। अगर आपको ऐसी जियोपॉलिटिकल अपडेट चाहिए, या सिर्फ सनसनी नहीं बल्कि पूरे बैकग्राउंड और वेरीफाई इन्फॉर्मेशन के साथ एनालिसिस मिले, तो वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको ऐसे ही और बहुत सारे अपडेट्स और भी जियोपॉलिटिकल और अपने देश से रिलेटेड अपडेट्स चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए